हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर का वीडियो है जो मॉडल सेट 1 है फिजिक्स का, और ये टर्म 2 का सेक्शन ए का वीडियो है। मतलब 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन को बांटा गया है उस सेक्शन में से पहला सेक्शन है। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है इसमें कह रहा है कि टोटल 19 प्रश्न है। प्रश्न 1 से 7 तक जो सेक्शन ए का वीडियो होगा उसमें कह रहा है प्रश्न 1 से 7 तक जो प्रश्न होंगे उसमें 1 अंक दिया गया है, लेकिन इसमें से आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो वही हम सेक्शन ए का ही वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा है 8 से 14 तक जो कि 7 प्रश्न फिर है, उसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है जो 3 अंक का होगा। और 15 से 19 तक में 5 प्रश्न है, और 5 प्रश्न में हम लोगों को 3 प्रश्न ही जवाब देना है, ठीक है, जिसमें 5 अंक होगा। तो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी का ये वीडियो है सेक्शन ए का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। तो आपको इसको याद रखने का एक तरीका बताते हैं आपको कैसे याद रखना है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोधक एक ऐसा पदार्थ है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है परिपथ में, और प्रतिरोधक का जो गुण होता है वो प्रतिरोध होता है। उसी तरह यहाँ प्रेरक एक पदार्थ है, और प्रेरक का जो गुण होता है वो प्रेरकत्व है, ठीक है। तो इस प्रेरकत्व का अगर प्रेरकत्व हो गया उस पदार्थ का गुण, तो ये भी धारा के प्रवाह को क्या करेगा, विरोध करेगा। सेम प्रतिरोध के जैसा ही है, बस प्रतिरोध अगर आपको याद है तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो सेम आंसर वही है। परिपथ में धारा के प्रवाह में प्रेरकत्व द्वारा आरोपित प्रभावी अवरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसको एक्सल से सूचित करते हैं। तो और इसको हम लोग कहते क्या है, दूसरा नाम भी है इसका प्रेरणिक प्रतिघात भी कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में देखिए इसका मात्रक ओम है, जो प्रतिरोध का भी मात्रक होता है, उसको याद रखते हैं। तो इसको भी याद रखना आसान है। और इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सल बराबर एल ओमेगा, ठीक। तो आप केवल परिभाषा से ही काम चला सकते हैं, केवल परिभाषा लिखेंगे तो हो जाएगा। ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने दिया है ताकि आप लोगों को और भी सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसके जस्ट दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में है कि आवृत्ति के साथ प्रेरकीय प्रतिघात के बदलाव का आलेखीय रूप बताना है आपको। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि एक्सल बराबर एल ओमेगा होता है। तो एल ओमेगा में ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। तो अगर हम एक्सल को रखते हैं तो एल ओमेगा में ओमेगा का 2 पाई न्यू रखेंगे, या एफ भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों संकेत आवृत्ति का है। तो इसमें 2 पाई एल को एक साथ रख दिए और न्यू को अलग रख दिए। तो 2 पाई एल जो है ये नियतांक मान लेते हैं अगर हम, तो एक्सल समानुपाती न्यू होगा। अर्थात आवृत्ति के जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरकीय प्रतिघात भी बढ़ेगा। यानी जस्ट ओम के नियम का जैसा ही है, जैसे विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, उसका ग्राफ भी इसी टाइप का होगा। तो बस उसको याद रखते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हम लोगों को लिखना है। तो आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन 1905 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक। और इस सिद्धांत से उन्होंने किसको समझाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। याद रखना है, जो सिद्धांत उन्होंने दिया उस सिद्धांत से उन्होंने समझाया था। किस चीज़ को समझाया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था। और वो जो भी सिद्धांत वो दिए थे वो किस पर आधारित था, वो आधारित था प्लांक की क्वांटा के संकल्पना पर। यानी प्लांक जो थे एक क्वांटा के बारे में बताए थे, ठीक, कि क्वांटा क्या है। और उसी आधार पर आइंस्टीन जो थे एक सिद्धांत बनाए थे, जिसका हम लोग प्रकाश का आइंस्टीन सिद्धांत भी कहते हैं। तो उनका प्लांक का जो क्वांटा संकल्पना था वो क्या था, उसको हमने मैंने लिख दिया था इस जगह पे। क्या लिखा है देखिए, प्रकाश में ऊर्जा के सूक्ष्म बंडल होते हैं। प्रकाश जो होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें ऊर्जा का सूक्ष्म बंडल होता है, और इस सूक्ष्म बंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। इसी को क्वांटा सिद्धांत बोलते हैं, प्लांक की क्वांटा संकल्पना। तो प्रकाश में ऊर्जा के सूक्ष्म बंडल होते हैं जो क्वांटा या फोटोन कहलाते हैं। और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h न्यू। इसी का उपयोग करके आइंस्टीन एक समीकरण बनाए, और उस समीकरण को कहा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसी समीकरण को देखिए यहाँ लिखे हैं, हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हाफ mv² है क्या, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जब किसी धातु की सतह से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उनकी गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है हाफ mv²। और न्यू हो गई उनकी आवृत्ति, और ये है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति के बारे में आप पढ़े होंगे। दहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, ठीक है। तो बस ये समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दहलीय आवृत्ति क्या है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता। अभी बताए थे हम कि धातु के पृष्ठ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ के निकल जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि जो जिस आवृत्ति का प्रकाश उस धातु के पृष्ठ पर आ रहा है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होना चाहिए उस पदार्थ के लिए, अगर उससे वह कम होगा तो क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो वही न्यूनतम आवृत्ति को ही हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड खींचकर पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। ऊर्जा बैंड खींचकर, तो यहाँ ऊर्जा बैंड खींचे हैं आप लोग के समय को बचाने के लिए। देखिए पहला क्या है, ऊर्जा बैंड है, पी प्रकार का ऊर्जा बैंड है और ये एन प्रकार का ऊर्जा बैंड है। इसमें अंतर 3 अंतर हम निकाले हैं। इसका आंसर देखिए आप लोग समझिए, तो क्या आंसर है इसमें? सबसे पहले देखिए आपको ये याद रखना होगा अर्धचालक में कि चालन बैंड जो होता है वो संयोजी बैंड के ऊपर होता है और इन दोनों बैंड के बीच एक ऊर्जा अंतराल होता है जिसको एनर्जी गैप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ अंतर क्या चीज़ का देखिए। पी प्रकार अर्धचालक में, पी प्रकार में लिखे हैं हॉल से संबंध ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक नीचे होता है। तो यहाँ पे कह रहा है संयोजी बैंड के ठीक नीचे होता है, यहाँ पर चालन बैंड के ठीक नहीं, यहाँ देखिए संयोजी बैंड के ठीक नीचे। संयोजी बैंड कौन है? ये। तो यहाँ पे ठीक नीचे ना होकर यह ठीक ऊपर होगा, ठीक नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं है हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। तो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर रहेगा, कहाँ पे? पी प्रकार में, ठीक है। पी प्रकार यहाँ जो लिखे हैं हम, पी प्रकार में संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है और इस ऊर्जा स्तर को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राही ऊर्जा स्तर, ठीक, इसका नाम होगा ग्राही। और यहाँ संयोजी बैंड में हॉल्स की संख्या अधिक होती है। देखिए इसमें संयोजी बैंड नीचे, इसमें हॉल्स की संख्या ज़्यादा है। ये जो गोल गोल जो गैप वाला जगह दिया है तो ये हॉल्स हो गया, और अगर उस गैप में कुछ भरा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो एन प्रकार में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से जो संबद्ध ऊर्जा होती है वो ठीक चालन बैंड के ठीक नीचे। इसमें क्या होता है? संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, इसमें चालन बैंड के ठीक नीचे। और इसके ऊर्जा स्तर को हम लोग क्या कहेंगे? दाता ऊर्जा। दाता ऊर्जा क्यों? क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और यहाँ चालन बैंड को ग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्राही, और वो देता है इसलिए दाता स्तर है। उसके बाद चालन बैंड में देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ अधिक होती है, समझ में आ गया। तो पी प्रकार में याद रखना है आपको कि संयोजी बैंड में हॉल्स की संख्या अधिक होती है और चालन बैंड में, इसमें एन प्रकार में चालन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। तो यही इसमें अंतर है। अब आपका 2 क्वेश्चन और बच गया, 5, अब 3 क्वेश्चन आपका बचा है। 3 क्वेश्चन का जवाब फिर मैं बना रहा हूँ वीडियो।